Hello students, you are welcome. But as you know that your school has been closed due to cold and COVID. So now we will have to study through this online process. So beta, let us start. We had been studying about the chapter the three orders. The three orders means the European society, the European empire was divided in three groups. Those groups were the clerics group, who were considered the highest group in the society. The second was the nobility, while the third was the peasantry group. It's okay. Now, next topic was England. So you have studied about England that it was named on the basis of the domicile tribes which were called एंजल्स, यानी वहाँ पे जो एंजल्स जनजाति के जो लोग रहते थे उन्हीं के नाम पे इंग्लैंड को ये नाम दिया गया था, ठीक ना। तो बेटा वी हैव टू स्टडी अबाउट इट वंस अगेन एज इट हैज़ बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सो लेट अस स्टार्ट. द एंजल्स एंड सेक्शंस, दीज वर द जर्मेनिक ट्राइब्स. ये कौन थे बेटा? ये जर्मनी जनजातियां थीं विच मार्च्ड फ्रॉम सेंट्रल यूरोप टू इंग्लैंड इन 6th century. 6वीं शताब्दी में एंजल्स और सेक्शंस जनजातियां चली और इंग्लैंड में जाके बस गई. एंड द कंट्री वॉज नेम्ड एंजल लैंड, क्योंकि वहाँ पे एंजल्स जनजातियाँ थी. इन्हीं के नाम पे एंजल्स और सेक्शंस दोनों थे, लेकिन नाम जो है इनके आधार पे किया गया एंजल्स लैंड, ठीक है. उसका नाम क्या किया गया? एंजल्स लैंड. एंड ग्रेजुअली आफ्टर सम टाइम with modification, this angel land was named इंग्लैंड. इसमें मॉडिफिकेशन हुआ और इस एंजल लैंड का नाम जो है बाद में चल करके इंग्लैंड कर दिया गया, ठीक है बेटा. और द फ्यूडलिज्म वॉज डेवलप्ड इन इंग्लैंड इन 11th century, ठीक है. इंग्लैंड में जो फ्यूडलिज्म सिस्टम था वो 11वीं शताब्दी में विकसित हुआ था. और अब जानते हो बेटा कि हु वॉज द फाउंडर हु स्टार्टेड द फ्यूडलिज्म? दैट्स नेम वॉज चार्ल्स मैग्ने. यानी वहाँ का राजा जो था गॉल का, फ्रांस का, जिसका नाम चार्ल्स मैग्ने था, उसने इसे स्टार्ट किया था. और व्हाट हैपेंड इन द 11th century? द अदर थिंग वॉज दैट विलियम फर्स्ट, who was the Duke of Normandy. नॉर्मंडी क्या बेटा? इट वॉज अ प्रोविंस ऑफ फ्रांस. फ्रांस की एक प्रोविंस थी जिसका नाम था नॉर्मंडी. और वहाँ का जो ड्यूक था, ड्यूक माने राजा, रूलर, विलियम फर्स्ट. हु वॉज विलियम फर्स्ट? ही वॉज ऑल्सो द सक्सेसर, द डिसेंडेंट्स ऑफ चार्ल्स मैग्ने. चार्ल्स मैग्ने का ये डिसेंडेंट था, ठीक है ना. तो व्हाट डिड ही डू? He conquered the Saxon king of England. कब? In 11th century. He crossed the English Channel. उसने इंग्लिश चैनल को पार किया और उसके बाद जो इंग्लैंड में रह रहे सेक्सन किंग्स को उसने हरा दिया, ठीक है ना. एंड ओवरकम ओवर द इंग्लैंड. उसने सेक्सन किंग्स को हरा करके इंग्लैंड पे विजय प्राप्त कर ली. और उसके बाद व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? ही मेजर्ड, उसने माप करवाई, नपवाई. ही मेजर्ड एंड मैप्ड द लैंड ऑफ इंग्लैंड. उसने इंग्लैंड की ज़मीन की नाप करवाई, उसका मैप बनवाया है. और ही डिस्ट्रीब्यूटेड द लैंड बिटवीन हिज एमंग हिज 180 नॉर्मन नोबल्स. यानी उसने इंग्लैंड की ज़मीन को अपने 180 नोबल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. व्हाट वेयर दोज नोबल्स कॉल्ड? दोज वेयर कॉल्ड द नॉर्मन नोबल्स. नॉर्मन क्यों कहे जाते थे? क्योंकि दोज वेयर द नोबल्स ऑफ नॉर्मंडी, ठीक ना. क्योंकि नॉर्मंडी के वो नोबल्स थे
तो उनको नाम ही दिया गया था द नॉर्मन नॉवेल्स, ठीक है ना, द नॉर्मन नॉवेल्स। तो ये विलियम फर्स्ट ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेजर्ड एंड मैप्ड द लैंड ऑफ इंग्लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम इनटू his Norman novels. Those were 180 in numbers. 180 की संख्या में जो थे जो नॉर्मल नॉवेल्स, उनको उसने ज़मीन वहाँ की बांट दी। और फिर क्या हुआ बेटा, अब जब नॉवेल्स को उसने अपनी ज़मीन दे दी तो नॉवेल्स क्या हो गए, वो एज ए टेनेंट हो गए राजा के। क्योंकि जो लोग रेंट पे लेते हैं ज़मीन उन्हें क्या कहते हैं, टेनेंट पीजेंट्स। आप पढ़ चुके हैं ना। तो नाउ लॉर्ड्स वेयर द चीफ टेनेंट्स ऑफ किंग्स। अब जो लॉर्ड जो थे जिन्होंने जमीन ली थी वो राजा के क्या हो गए, वो चीफ टेनेंट हो गए, ठीक है। एंड दोज लॉर्ड्स वेयर बॉन्डेड टू सप्लाई एक सर्टेन नंबर ऑफ नाइट्स टू द किंग। और जो ये लॉर्ड थे ना, अब तो भाई चूंकि इन्होंने जमीन ली, ये टेनेंट हो गए राजा के, तो दे हैड टू हेल्प हिम, उन्हें राजा की मदद करनी थी जब उसे वेन एवर ही रिक्वेस्ट, जब को भी उसे आवश्यकता हो तो इस लॉर्ड्स को राजा की मदद करनी थी। तो दे वेयर बॉन्डेड, अब ये लोग जो है लॉर्ड लोग जो थे, दे वेयर बॉन्डेड किस लिए, टू सप्लाई ए सर्टेन नंबर ऑफ नाइट्स टू द किंग। यानी एक निश्चित संख्या में नाइट्स की मदद देने के लिए लोग बाध्य थे। नाइट्स, हु वर द नाइट्स, बेटा नाइट्स वर दोज हु हैड एन आर्मी एंड दे आल्सो हैड द हॉर्स राइडर्स। ये घुड़सवार हुआ करते थे जिनकी अपनी सेनाएं हुआ करती थी, ठीक ना। तो इनकी मदद देने के लिए अब ये लोग लॉर्ड लोग जो है मजबूर हो गए। तो अब लॉर्ड ने क्या किया, व्हाट डिड द लॉर्ड्स डू, दे स्टार्टेड टू प्रोवाइड देयर लैंड्स विच दे गॉट फ्रॉम द किंग। जो राजा से उन्होंने जमीन ली थी ना, अब उन्होंने अपनी जमीनें नाइट्स को देनी शुरू कर दी, ठीक है। द नॉवेल्स स्टार्टेड टू प्रोवाइड देयर लैंड टू नाइट्स। अब ये नाइट्स लेने लगे नॉवेल्स की ज़मीन, तो ये इनके टेनेंट हो गए नाइट्स, ठीक है। तो इस तरीके से, और नाइट्स क्या करते थे, दोज प्रोवाइडेड द लैंड्स टू द पीजेंट्स, वो किसानों को ज़मीन देते थे। तो इस तरीके से जो वेसलेस सिस्टम था वो स्टार्ट हुआ, ठीक ना। जैसे किंग ने जमीन किसको दी, लॉर्ड्स को दी, तो लॉर्ड जो है किंग के वेसल्स हो गए। फिर लॉर्ड ने जमीन नाइट्स को दे दी, नाइट्स क्या हुए, लॉर्ड के वेसल हुए। फिर नाइट्स ने जो है जमीन अपनी पीजेंट्स को दे दी, पीजेंट्स क्या हुए, ये नाइट्स के वेसल हो गए। तो इन दिस वे द फ्यूडलिज्म सिस्टम वॉज गोइंग ऑन। इस तरह से फ्यूडलिज्म सिस्टम जो है वो चल रहा था, ठीक है ना बेटा। और इसमें क्या था, पीजेंट्स वेयर बॉन्डेड टू हेल्प द नाइट्स एंड नाइट्स वेयर बॉन्डेड टू हेल्प द लॉर्ड्स वाइल द लॉर्ड्स वेयर बॉन्डेड टू हेल्प द किंग। ये सारी बातें थी, लेकिन एक बात और थी, द लॉर्ड्स कुड नॉट टेक द डायरेक्ट हेल्प ऑफ नाइट्स, मतलब दे कैन नॉट यूज देम फॉर हिज ओन वेलफेयर। ये लॉर्ड जो थे वो नाइट्स का उपयोग खुद की भलाई के लिए नहीं कर सकते थे, समझा। हालांकि ये इनके टेनेंट होते थे नाइट्स लॉर्ड्स के, लेकिन ये डायरेक्ट अपने लाभ के लिए इनका यूज नहीं कर सकते थे। इन्हें यूज किसके लिए करना था, राजा के लिए करना था, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे बेटा। नेक्स्ट है आपका बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। यानी वो फैक्टर्स, वो कारक जो अफेक्टिंग, जो प्रभावित कर रहे हैं किसको, सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, यानी सामाजिक और आर्थिक संबंधों को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन से थे। तो चलिए लेट अस सी अबाउट इट बेटा। देयर वर फाउंड सेवरल चेंजेस इन द वेस्टर्न यूरोपियन रीजन। जो पश्चिमी यूरोपीय रीजन था, क्षेत्र था, उसमें तमाम परिवर्तन पाए गए थे। एंड विच वर द फैक्टर्स विच अफेक्टेड द सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। वो कौन से फैक्टर थे जिन्होंने कि सामाजिक और आर्थिक रिलेशंस को जो है प्रभावित किया था बेटा। दोज वेर ऑफ टू टाइप्स, विच वेर दोज, फर्स्ट वॉज इनपरसेप्टेबल एंड ग्रेजुअल
यानी पहला जो था इनपर्सेप्टिबल का मतलब दैट वाज अनविजुअल, अदृश्य था, डायरेक्ट उसको देखा नहीं जा सकता था, बट वॉज श्योर, निश्चित था, एंड ग्रेजुअल और धीरे धीरे, यानी इट वॉज अनविजुअल बट स्लो, इन स्लो मोशन। समझे आप? जैसे कि आप ले लो सच एज इन्वायरमेंट, पर्यावरण को ले लो, पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है ना वो हम सीधे देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो होता है, ठीक ना, अप्रत्यक्ष रूप में होता है, हम सीधे नहीं देख सकते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में परिवर्तन होता है, तो उसे हम कहेंगे बेटा इनपर्सेप्टेबल एंड ग्रेजुअल, जो अप्रत्यक्ष रूप से हो और धीरे धीरे हो। और दूसरा जो था वो ड्रामेटिक, यानी कि जो एज ए डायनामिक हो, गतिशीलता लिए हुए हो, दैट कैन बी सीन, जिसे देखा जा सकता हो। उसमें कौन से थे? जैसे लैंड यूज, जमीन का जो यूज किया जा रहा है, एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जो एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो तो डायरेक्ट हम देख सकते थे, ठीक ना। तो चलते बेटा इसमें फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम द इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है, चलिए। इट वॉज सीन दैट ड्यूरिंग द 5th to 10th century most of European region was covered with forest। 5वीं से 10वीं शताब्दी तक क्या हुआ, यूरोप का अधिकांश हिस्सा जो है वो जंगलों से भरा पड़ा था। What was the reason after that? इसके पीछे कारण क्या था बेटा? ड्यू टू लॉन्ग सीजन ऑफ कोल्ड, जाड़े की जो बहुत लंबी समय होने के कारण जो है वहाँ पे हमेशा जो है वो हिम जमे रहती थी और जो चारों तरफ जंगल ही जंगल थे, ठीक ना। तो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट? इसका परिणाम क्या हुआ था? द एग्रीकल्चर लैंड वॉज इनलिमिटेड पोर्शन, जो कृषि योग्य भूमि थी वो लिमिटेड मात्रा में थी, एंड द पीजेंट्स डिससेटिस्फाइड विथ कंडीशंस कुड फ्ली फ्रॉम ऑपरेशंस। और जो किसान थे ना, जो डिससेटिस्फाइड थे, असंतुष्ट थे, नाराज थे, किससे? विथ कंडीशन, अपनी दशाओं से। क्यों भाई? व्हाट वाज द डिफिकल्टी विद देम? उनके साथ क्या परेशानी थी? दे वेर ऑपरेटेड बाय द नोबल्स, बाय द नाइट्स, ठीक ना। उनका जो ऑपरेशन होता था यानी अत्याचार होता था, एक्सप्लॉयशन होता था, शोषण होता था, तो उससे बचने के लिए टू अवॉइड द ऑपरेशंस दे फ्लीड, वो भाग जाते थे, एंड टेक रिफ्यूज इन द फॉरेस्ट, और जंगल में जाके वो शरण ले लेते थे टू प्रोटेक्ट देम सेल्स फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ द नाइट्स दे यूज टू फ्ली इन द फॉरेस्ट रीजन्स। वो इनके अत्याचार से बचने के लिए जंगलों में भाग जाते थे, ठीक है। एक तो जमीन की कमी थी खेती योग्य, उस पे से ये इतना ज़्यादा अत्याचार करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कराते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए, आदि आदि कारणों से, कि ये जो पीजेंट्स थे, जो वर्कर थे, भाग जाते थे जंगलों में। ये कब तक हुआ? 5वीं से 10वीं शताब्दी तक। बट इन द 11th सेंचुरी, जब 11वीं शताब्दी हुई, देयर वॉज फाउंड सम चेंजिंग इन द इन्वायरमेंट, पर्यावरण में जो है कुछ परिवर्तन आया। भाई हम पढ़ रहे हैं बेटा द इन्वायरमेंट के बारे में, तो 5वीं से 10वीं तक वहाँ पे जंगल ही जंगल थे, खेती योग्य जमीन कम थी, क्योंकि शीतकाल का समय बहुत लंबा चलता था। लेकिन देयर वॉज फाउंड अ चेंज इन 11th सेंचुरी। व्हाट वाज दैट? लेट अस सी। यूरोप वॉज undergoing on intensely cold climate spelt that period, क्योंकि इस समय का 5वीं से 10वीं शताब्दी तक जो है वो ठंड के दौर से गुजर रहा था। तो ये सारी बातें थी, खेतियों की ज़मीन कम थी, प्रोडक्शन कम होता था, है। और 11th सेंचुरी में क्या हुआ? देयर वॉज सम चेंजिंग इन द इन्वायरमेंट, द snow started to melting, and the result was that the agricultural land was increased, यानी बर्फ पिघलनी शुरू हुई, खेती योग्य जमीन बढ़ी, फॉरेस्ट को काटा गया, इस तरह से कृषि योग्य जमीनों का विस्तार किया गया। उस चेंजिंग को हम जो है इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए ये है आपका 5th to 10th सेंचुरीज की बातें।
और ये 11वीं सेंचुरी की बात है। 5th to 10th सेंचुरी में क्या हुआ, कोल्ड क्लाइमेट थी, यानी विंटर था। तो फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा थे, चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। और एग्रीकल्चर लैंड जो है वो मिनिमम थी, कम थी, ठीक ना। और जो रिफ्यूजी थे, यानी कि जो ऑपरेशन से बचने के लिए भाग जाते थे पीजेंट्स, वो ज़्यादा भागते थे जंगलों में। ये सब बातें थी। क्या क्या बातें थी? पहली बात, जंगल ज़्यादा थे, अधिक थे। जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो मिनिमम थी। और जो जंगल में भागने वाले थे लोग, काम से बचने के लिए, अत्याचार से बचने के लिए, ये रिफ्यूजी, उनकी संख्या अधिक हुआ करती थी। यह कब होता था? 5th to 10th सेंचुरी के बीच में, ठीक है। लेकिन 11वीं सेंचुरी में क्या बेटा, देखिए 11वीं सेंचुरी में जो है वार्म क्लाइमेट आई, यानी ग्रीष्म ऋतु का विकास हुआ, बर्फ पिघलनी शुरू हुई। उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, जो फॉरेस्ट थे उनकी कमी होने लगी, फॉरेस्ट को जो काटा जाने लगा, कृषि की भूमि का जो विस्तार किया जाने लगा, और एग्रीकल्चर लैंड जो थी वो इंक्रीज हुई। द रिजल्ट वॉज दैट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज इंक्रीज्ड, कृषि का जो उत्पादन है वो बढ़ने लगा। तो ये बातें बेटा, ये चेंजिंग हुई थी। और इसके बाद का अगला जो है पॉइंट हम नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।